हेलो एवरीवन। साल था 1959। जनवरी के महीने में 9 ग्रेड 2 एक्सपीरियंस सोवियत हाइकर्स निकले थे यूरल माउंटेन्स की अभियान पर। ये यात्रा करीब 16 दिन 215 माइल तक चलने वाला था। 25 जनवरी की सुबह ये लोग अपने डेस्टिन टाउन में पहुंचे। वहां पर करीब 2 दिन ट्रक से यात्रा करने के बाद 27 जनवरी को इन्होंने अपना ट्रेकिंग जर्नी शुरू कर दिया। 3 दिन लगातार ट्रेकिंग करने के बाद ये लोग एक हाईलैंड के एज के पास आकर पहुंचे। इन्होंने एक दिन वहां पर ही बिता के ये प्लान बनाया कि हाईलैंड के दूसरे साइड जाके ये लोग अपना कैंप बनाएंगे, क्योंकि वहां से उनके मंजिल तक पहुंचने का रास्ता काफी इजी हो जाता। लेकिन हर प्लान सही डायरेक्शन में नहीं जाता। इन लोगों के साथ भी वही कुछ हुआ। खराब मौसम के चलते ये लोग अपना रास्ता भटक बैठे। जब तक इन्हें समझ आता है कि इन्होंने अपना डायरेक्शन खो दिया है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये डिसाइड करते हैं कि वापस जाने से अच्छा ये लोग खोलक सियाकल के ईस्टर्न स्लोप्स में ही वो रात कैंप में बिताएंगे। पर अफसोस, ये उनकी जिंदगी का आखिरी कैंप होने वाला था। ग्रुप लीडर आइगर का काम था 12 फरवरी से पहले अपने स्पोर्ट्स क्लब में जिंदा होने का रिपोर्ट दर्ज करना। लेकिन 12 तारीख तक कोई भी रिपोर्ट स्पोर्ट्स क्लब तक नहीं पहुंचता और उसके बाद एक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया जाता है। रेस्क्यू ऑपरेशन के चलते हुए करीब 14 दिन बाद इन लोगों को खोलक सियाकल के ईस्टर्न स्लोप्स में डेड बॉडीज मिलने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर ही आता है इस कहानी का एक रोचक मोड़। सोवियत यूनियन की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि 4 लोगों की हाइपोथर्मिया से मौत हुई है, जबकि बाकी 3 फिजिकल ट्रॉमा से मारे गए थे। एक की हेड की स्कल सीवियरली डैमेज हो गई थी और 2 लोग चेस्ट के ट्रॉमा से जलील थे। किसी की लाश इधर पड़ी थी तो किसी की लाश 200 मीटर दूर। ऐसा क्या हुआ था उस रात जो इनको इतने दर्दनाक मौत से मरना पड़ा? ये केस आज 2024 में भी ओपन है। क्या हो सकता है वो वजह जिसके चलते इनकी भयानक मौत हुई? क्या इनके पास कोई और बचने का रास्ता था? तो चलिए डिकोड करते हैं इस मिस्ट्री को इस वीडियो पे। साल 1959 सोवियत यूनियन द्वारा एक ग्रुप तैयार किया जाता है जो यूरल माउंटेन्स के नॉर्दर्न एरिया पर एक स्कीम एक्सपीडिशन के लिए जाने वाले। प्रोसिक्यूटर टिमक्लॉव बताते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के द्वारा जो वाइल्ड से बाहर निकली थी, उसमें इस एक्सपीडिशन को 21st कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन का नाम दिया गया था। इस ग्रुप के लीडर का नाम था आइगर दियातलोव। पेशा में आइगर यूरल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट में एक रेडियो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। इस इंस्टीट्यूट का नाम अभी चेंज होकर यूरल फेडरल यूनिवर्सिटी बन चुका है। एक लीडर होने के नाते आइगर को एक मजबूत टीम बनाने का जरूरत था, इसलिए आइगर ने एक 9 लोगों का मजबूत टीम तैयार करने का सिद्धांत लिया था, जिसमें से इंस्टीट्यूट के फेलो स्टूडेंट्स को ही ग्रुप में लिया गया था। ग्रुप का हर एक मेंबर एक एक्सपीरियंस ग्रेड 2 हाइकर था। उनका ये भी डील हुआ था कि जब वो ये जर्नी खत्म करके वापस लौटेंगे तब उन सबको ग्रेड 3 हाइकर का कंफर्मेशन लेटर और सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तब के समय में सोवियत यूनियन में ग्रेड 3 सबसे हाईएस्ट हाइकर लेवल था। इन लोगों का मिशन था कि ये लोग यूरल माउंटेन्स के नॉर्दर्न एरिया पर 10 किलोमीटर तक का रास्ता तय करेंगे। जनवरी के अंत में ये सबसे खतरनाक टाइम होता है इस यूरल माउंटेन्स की हाइकिंग करना। 23 जनवरी 1959 को आइगर के ग्रुप को एक रूट बॉक्स दिया जाता है। उसी दिन ये ग्रुप सेवरडोल सिटी छोड़कर अपने जर्नी पे निकल पड़ते हैं। 25 जनवरी की सुबह ये पहुंचते हैं इवदेल की ट्रेन स्टेशन पर। फिर उस दिन ट्रेन से शाम को ये लोग पहुंचते हैं सेरोफ में। वहां से ट्रक लेके ये पहुंचते हैं विजहाई, जो कि नॉर्थ का लास्ट इनहैबिटेटेड सेटलमेंट था। 27 जनवरी को ये अपने मंजिल यूरल माउंटेन्स की रास्ते पे निकल पड़ते हैं। लगातार 3 दिन ट्रेकिंग करने के बाद 31 जनवरी ये लोग पहुंचते हैं एक हाईलैंड पे, जहाँ पे ये लोग अपना कैंप बिछाते हैं और सोचते हैं कि उस रात वो लोग वहाँ पे ही ठहरेंगे। और ऐसा होता भी है। उस रात पे वहाँ पे आराम से ठहरते हैं और प्रिपरेशन करते हैं दूसरे दिन फिर से अपना क्लाइंबिंग जर्नी शुरू करने की। जिस रास्ते से ये लोग अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, उन्हें लगा कि पहाड़ी के दूसरे साइड से जाने पर उन लोगों को रास्ता भी कम लगेगा और टाइम भी बहुत ज्यादा बचेगा। उस रात वो लोग पहाड़ी पे जितना दूर चढ़े थे वहां तक ही अपना काम सीमित रखकर वहां पे कैंप शुरू कर लेते हैं। और फिर आता है दूसरा दिन।
दूसरे दिन ये प्लान के मुताबिक निकल पड़ते हैं। अब तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन करीब 1.5 किलोमीटर आगे जाने के बाद इन लोगों को सामना करना पड़ा एक भयानक एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का। जब तक इन लोगों को समझ आया इन लोगों का मिस्टेक क्या है, तब तक काफी देर हो चुकी थी और यहाँ से वापस मुड़ के जाना भी इजी नहीं था। इस हालत में ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो और कहीं ना जाकर यहाँ पर ही अपना कैंप इस रात के लिए सेट करेंगे। स्नोस्टॉर्म बाद में रुक जाता है और ग्रुप लीडर आइगर के पास मौका था कि कैंप थोड़ा पहाड़ी के नीचे जाके लगाए, लेकिन आइगर माउंटेन के स्लोप पर कैंपिंग करने के बहाने और नीचे नहीं आता। अब आता है इस घटना का सबसे मिस्टीरियस पार्ट। 1 फरवरी 1959 आइगर दियातलॉफ, जो कि एक एक्सपीरियंस माउंटेनर थे, उन्होंने बीच रात पे ही टेंट छोड़कर भागना शुरू कर दिया, वो भी प्रॉपर कपड़ों के बिना। इनकी टेंट एक स्टीप स्लोप पर मिली जो अंदर से कट गई थी। ये दिखता है कि हाइकर्स इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने नॉर्मल एग्जिट का यूज भी नहीं किया। 2 बॉडीज टेंट के पास मिली और बाकी मेंबर्स की बॉडीज सराउंडिंग्स में स्कैटर्ड थी। स्पोर्ट्स क्लब में 12 फरवरी तक आइगर के ग्रुप के तरफ से कोई भी मैसेज न आने पर इन लोगों ने 20 तारीख को एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। 26 फरवरी 1959 में रेस्क्यू ऑपरेटर्स को ग्रुप की बैडली डैमेज टेंट मिलता है कोलसियाकल के नॉर्थर्न ईस्ट पार्ट पर। यह है वो असली तस्वीर जो उस टाइम पे लिया गया था। मिखाइल सराविन, जिसे वो टेंट मिला था, वो बताते हैं कि वो टेंट बीच में से फटा हुआ था। अंदर कोई भी ग्रुप मेंबर का बॉडी नहीं मिला। इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया कि 9 सेट्स ऑफ फुटप्रिंट पाए गए, जिनके पैर पे कोई भी जूता नहीं था। सिर्फ वो लोग सॉक्स पहने भागे थे और जिनके सॉक्स के फुटप्रिंट्स स्नो पे दब चुके थे। उनमें से कोई तो बेयरफुट भी था। वहां से करीब 1.6 किलोमीटर दूर एक साइबेरियन पाइन के नीचे पहले 2 बॉडीज मिलते हैं। वो पाइन का पेड़ लगभग 5 मीटर तक फटा हुआ था बीच से। एक इन्वेस्टिगेटर ने पाइन ट्री के ऊपर चढ़ के देखा तो उन्हें और 6 बॉडीज मिली 300 मीटर के दायरे के अंदर। बाकी चारों के बॉडी को ढूंढने में करीब 2 महीने का वक्त लग गया था। चलिए अब देख लेते हैं इनके इस दर्दनाक मौत के पीछे के कारण और थ्योरीज को। एवलांच थ्योरी ये कहती है कि शायद एक एवलांच ने इन लोगों को अपने टेंट से भागने पे मजबूर कर दिया था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टेंट के आसपास कोई भी का फिजिकल एविडेंस नहीं मिला। दोस्तों, इस दूसरे थ्योरी को काफी लोगों ने सच भी माना है। दूसरा थ्योरी है मिलिट्री टेस्ट का। उस टाइम पर रूरल माउंटेन्स पे सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट चल रहे थे। कुछ लोगों का मानना है कि हाइकर्स एक्सीडेंटल विटनेस बन गए थे उस मिलिट्री टेस्ट का। हाई रेडिएशन लेवल्स जो कि कुछ बॉडी पर पाए गए इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन है पैरानॉर्मल एक्टिविटी या फिर यूएफओ साइटिंग का। कुछ विटनेसेस ने उस रात आसमान पे ब्राइट ऑरेंज स्फीयर्स देखे थे। कुछ लोगों का कहना है कि शायद हाइकर्स किसी एलियन काउंटर का शिकार बन गए। वहाँ पे कुछ और भी मिस्टीरियस चीजें पाई गई। वो ये है कि जब इन्वेस्टिगेटर ने सीन को इन्वेस्टिगेट किया तब उन्होंने देखा कि कुछ हाइकर्स के सीने पे हाई लेवल ऑफ रेडिएशन का साइन मिला, जो कि एक और मिस्ट्री ऐड कर देता है इस केस में। हाइकर्स के कैमरास और जो डायरीज वहाँ से रिकवर किए गए थे, उनको चेक करने के बाद उनको कोई भी उन फोटो में कुछ अनयूजुअल नहीं दिखता। वहाँ पे उन लोगों का लास्ट मूवमेंट का कुछ पिक्चर्स हम लोगों को देखने को मिलता है, which makes it more puzzling। इन्वेस्टिगेटर्स को स्नो में सिर्फ हाइकर्स के फुटप्रिंट्स मिले, जो कि टेंट से भागते हुए 1.6 किलोमीटर दूर जाके उस पाइन के किनारे पहुंच रहे थे। इन्वेस्टिगेटर्स को स्नो में सिर्फ उन हाइकर्स के फुटप्रिंट्स मिल रहे थे, जो कि ये साबित कर रहे थे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उनको वहां से ले जाने में सहायता नहीं कर रहा था। जितने भी बॉडीज मिले उन पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजरीज थी। 2 हाइकर्स की बॉडी फर्स्ट बाइट से ब्लू हो चुकी थी। कुछ रिसर्च का ये मानना है कि शायद वहाँ के मानसी ट्राइब जो वहाँ के लोकल रेसिडेंट्स है उन्होंने ये अटैक किया हो, लेकिन इस थ्योरी को कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस सपोर्ट नहीं करता। सेमिन ज़ोलोटारेव की आइडेंटिटी भी एक मिस्ट्री है। वो ग्रुप का सबसे एक्सपीरियंस्ड हाइकर था, लेकिन उसका बैकग्राउंड और ज्वाइनिंग पर्पस ऑफ द ग्रुप कभी क्लियर नहीं हुआ। आज तक दियातलॉफ पास इंसिडेंट एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। जो भी थियरीज हो, लेकिन ये क्लियर है कि उन 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई एक मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा उन लोगों के साथ? दियातलॉफ पास इंसिडेंट ने साइंटिफिक कम्युनिटी, कॉन्स्पिरेसी थियोरीज और जनरल पब्लिक को इक्वली फैसिनेट किया है। इस इंसिडेंट ने इतने सालों के बाद भी लोगों का इंटरेस्ट बनाए रखा है और शायद आने वाले टाइम में और भी काफी सारे इन्वेस्टिगेशंस होने वाले हैं, जिसके मदद से इस मिस्ट्री को शायद से सॉल्व किया जा सकता है। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।